नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि हमने शुरू किया था रीट पात्रता परीक्षा के लिए साइकोलॉजी का सिलेबस और अपने बिल्कुल पूरा सिलेबस करने जा रहे हैं। हमारी एक यूनिट पूरी हो चुकी है। साइकोलॉजी की दूसरी यूनिट हमने शुरू की थी, ये सेकेंड यूनिट फर्स्ट अपनी हो गई। और इसमें पिछली क्लास में हमने व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाला टॉपिक देखा था और पूरा हमने अच्छे से उसको डिस्कस कर लिया था। आज अपना दूसरी यूनिट का दूसरा टॉपिक अपने शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है व्यक्तित्व। यहाँ हमें जो पढ़ना है व्यक्तित्व की संकल्पना, प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तित्व का मापन। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही इम्पोर्टेंट भी है। पूरी साइकोलॉजी का अगर हम कहें तो व्यक्तित्व और बुद्धि और विकास यही जो है इसके मेन टॉपिक है। चौथा अगर अपने लेते हैं तो वो अधिगम है। ये चार ही टॉपिक है हमारे जो मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट रहते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछे जाते हैं और यहाँ काफ़ी कुछ सीखने का भी रहता है। तो आज अपने व्यक्तित्व वाले टॉपिक को पूरा करने वाले हैं। दूसरी यूनिट में आज हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व की संकल्पना, उसके प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। हम क्लास को शुरू करें इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि रीट साइकोलॉजी का सिलेबस जो हमने शुरू किया है बिल्कुल अपने पूरा करेंगे। एक यूनिट हमारी हो चुकी है और इन सब की अभी जैसे अपने संडे तक या सोमवार तक जो है, मंडे तक जो है वो आपको फर्स्ट यूनिट की पूरी एक A4 साइज में PDF आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी ताकि आप उसको प्रिंट करवा करके पढ़ भी सकते हैं। और ये जो PDF होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एंड्रॉयड एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसे जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पूरा जो सिलेबस है वो केवल और केवल आपको यहीं पर करवाया जाना है। तो चलिएगा शुरू करते हैं क्लास को। यहाँ आज हम बात करेंगे व्यक्तित्व की संकल्पना के विषय में। व्यक्तित्व के लिए एक और शब्द जो अपने काम में लेते हैं वो है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी, उस शब्द को हम बहुत ज़्यादा यूज़ में लेते हैं और बातचीत जब अपने करते हैं तो हम कहते हैं कि फला व्यक्ति की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, प्रभावशाली व्यक्तित्व। तो यहाँ हम समझेंगे कि वो व्यक्तित्व है क्या, हम किस चीज़ की बात करें। जब भी हम व्यक्तित्व शब्द का यूज़ करते हैं तो उसके मायने क्या हैं, उसके अर्थ क्या हैं, उसमें हम कौन कौन सी चीज़ों को शामिल करते हैं, ये हम समझेंगे। तो साधारण बातचीत में जिस व्यक्तित्व शब्द का हम यूज करते हैं तो सामान्यतः हम ये मान लेते हैं, जब हम कहते हैं ना इसका व्यक्तित्व अच्छा है तो उसमें अच्छी अच्छी विशेषताएं हैं। अच्छी विशेषताओं का मतलब हम क्या मानते हैं, मान लीजिए कि कोई गुड लुकिंग है तो माने भी उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है। फर्स्ट वो बोलता बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंट है, उसका व्यवहार बहुत बढ़िया है, उसके संवेगों पर कंट्रोल अच्छा है, पढ़ा लिखा है, इंटेलिजेंट है, ये सारी चीज़ें इसमें तुम कहेंगे व्यक्तित्व बहुत ही सुपर है। यानी कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं कि व्यक्तित्व का जो अर्थ हम लेते हैं किसी व्यक्ति की गुण या विशेषताओं से लेकर के चलते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, हम सामान्यतः हम क्या लेकर के चले, जब भी हम किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व की बात कर रहे होते हैं तो उस शब्द के पीछे छुपा होता है सामने वाले व्यक्ति में कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, यानी वो कैसा दिखाई देता है, कैसा बोलता है, चलता है। और सामान्य भाषा में क्या, जिसका इफेक्ट हमारे ऊपर आता है, जो हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालता है। जैसे मान लीजिएगा हमने किसी को गुड लुकिंग देखा तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। किसी से हमने बात की, बड़े अच्छे से बात की, देखा हमने बहुत उसको नॉलेज है तो हमारे ऊपर देखिए प्रभाव पड़ेगा। तो जैसा उसने जो क्रियाएं की अगर उनका प्रभाव हम पर पड़ेगा तो सभी बातों को जो है हम पर्सनैलिटी के अंदर डाल करके चलते हैं। तो हम सामान्य भाषा में ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्ति के ऐसे आंतरिक गुण, आंतरिक जो उसका व्यवहार है वहां से आता है और बाह्य गुण जैसा वो दिखाई देता है। तो आंतरिक और बाह्य गुण जो हैं, जो उसके लक्षण हैं, जो उसकी विशेषताएं हैं, जिनसे हम कह सकते हैं कि समाज में उसकी पहचान बनती है, वही उसका व्यक्तित्व माना जाता है। आइए समझें। तो व्यक्तित्व अंग्रेजी भाषा के पर्सनैलिटी शब्द का हिंदी अनुवाद है और जैसा हमारा परंपरा रही है कि हम जो इंग्लिश वर्ड है वो सामान्यतः लैटिन से बने हैं, तो लैटिन का भी अर्थ हमें देखना होता है। तो पर्सनैलिटी लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से बना है और पर्सोना शब्द जब यूज किया जाता था, जब उस समय वहाँ पर जो है यूनान के अंदर जो नाटक वगैरह होते थे तो वो अपने चेहरे पे मुखौटे लगा लिया करते थे, जो उस व्यक्ति का परिचायक होता था जिसका वो रोल निभा रहा है। तो वहीं से लिया गया ये शब्द है, वही इसका अर्थ है नकली चेहरा
मुखौटा या फिर नकाब। तो पर्सनैलिटी के शब्द से बना है, पर्सोना से बना हुआ है, जिसका तात्पर्य होता है नकली चेहरा, मुखौटा या फिर नकाब। व्यक्ति के, यहाँ छोटा सा एक अर्थ अपने समझ लेते हैं, व्यक्ति के वे आंतरिक, व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य गुण, उसके लक्षण, उसकी विशेषताएं सभी जिनसे समाज में उसकी पहचान बनती है, व्यक्तित्व कहलाता है। यानी किसी व्यक्ति की ऐसे आंतरिक और बाह्य गुण, ऐसे लक्षण, उसकी विशेषताएं जिनसे समाज में उसकी पहचान बनती है, वही कहलाता है उसका व्यक्तित्व। व्यक्ति का बाह्य स्वरूप और उसके अंतर्निहित गुण, ध्यान दीजिएगा इस चीज पर, व्यक्ति के बाह्य स्वरूप और व्यक्ति के अंतर्निहित गुण, इन दोनों का जो सम्मिलित रूप है वही क्या कहलाता है, वही व्यक्तित्व कहलाता है दोस्तों। तो ये एक सामान्य सी परिभाषा थी। अब हम व्यक्तित्व की परिभाषाओं के संबंध में बात कर लेते हैं जो किसी व्यक्ति के द्वारा दी गई है, विद्वान के द्वारा दी गई है, जहां से प्रश्न आने की संभावना थोड़ी ज्यादा रहती है। हम इन्हें याद कैसे करें, तो हमें एक तो कीवर्ड जो व्यक्ति है वो याद करना पड़ेगा, और हर परिभाषा में कोई ना कोई कीवर्ड आपको मिलेगा, वो उसके साथ में ऐड करना है। जैसे जब हम आलपोर्ट की बात करते हैं तो मनोदेहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन, ये किसी और परिभाषा में नहीं है, तो हमें याद हो जाना चाहिए आलपोर्ट मतलब मनोदेहिक। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदेहिक से मन और देह, आंतरिक और बाह्य दोनों हो गए ना, मनोदेहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है। गत्यात्मक संगठन माने तो जो परिवर्तनशील है। ये मानते हैं कि जैसे मान लीजिएगा बालक का जन्म होता है, 5 वर्ष का होता है, तब उसका व्यक्तित्व बच्चे के जैसा है। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उसमें परिवर्तन होता रहता है, उसमें तर्क, चिंतन, समस्या समाधान, वेशभूषा, बोलचाल, रहने सहने के तरीके, सब में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो व्यक्तित्व क्या है, यहाँ से हम ये भी समझ सकते हैं कि वो गत्यात्मक है। और दोस्तों परिभाषाएं इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, कई बार वो सीधी परिभाषा नहीं पूछेगा, ये परिभाषाएं आपको उस टॉपिक की, उस कंसेप्ट की विशेषताएं भी बताती है, वहां से आपको आंसर भी मिलता है। जैसे हम यहाँ कहें कि आलपोर्ट ने क्या कहा, मनोदेह गुणों का गत्यात्मक संगठन है, तो यहाँ से ये हमें स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्तित्व जो है वो गतिशील है, वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है, और व्यक्तित्व जो है वो उसके गुण हो गए जिनसे वो अपने आसपास के लोगों से समायोजन करते हैं। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं व्यक्तित्व जो है गतिशील भी है और समायोजन करने में भी उसकी मदद करता है दोस्तों। तो ये इसकी परिभाषा थी। गिलफोर्ड की जो परिभाषा है, गिलफोर्ड की परिभाषा है व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। तो यहाँ जो है गैसे गिलफोर्ड, गैसे गुण, ये इसमें छोटी सी परिभाषा है। गिलफोर्ड व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है, जो भी उसके गुण है ना, आंतरिक बाह्य सभी गुणों को छोटी कर दी इसने परिभाषा। केटल महोदय, केटल महोदय इनका पूरा नाम था R.B. केटिल। R.B. केटिल कहते हैं कि व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में क्या करेगा। अब देखो ऐसी परिभाषा नहीं है, भविष्यवाणी शब्द आपको किसी और के साथ में नहीं मिलेगा। तो चाय की केंतली वाला है ये, है ना, भविष्यवाणी। तो केंतली में भविष्यवाणी है, केतली से भविष्यवाणी होगी, तो आप किसी भी तरह से इसको जोड़ सकते हैं कि कोई व्यक्ति है, केतली देख करके भविष्य बता सकता है, भी केतली आई है तो चाय भी होगी। तो केटल जो है वो भविष्यवाणी, ये शब्द भविष्यवाणी से जुड़ा है। ये कहते हैं कि व्यक्तित्व तो वह चीज है जिससे हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किन परिस्थिति में क्या कार्य कर सकेगा। जैसे हम किसी की शारीरिक संरचना को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं वो क्या खेल खेल सकता है, क्या कर सकता है। वाटसन ने तो व्यवहारवादी व्यक्ति थे, तो व्यवहारी कहा है, हम जो कुछ भी करते हैं, क्या करते हैं भाई, हम व्यवहार ही तो करते हैं। वाटसन की परिभाषा में क्या आया, वाटसन कहते हैं जो भी कुछ करते हैं, हम जो भी करते हैं ना, खाते पीते सोते उठते बैठते जागते नाचते गाते कुछ भी करते हैं, वो सब कुछ क्या है, वो हमारा व्यक्तित्व का निर्माण करता है दोस्तों। वैलेंटाइन की भी परिभाषा बहुत अच्छी। इन्होंने कहा जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। जन्मजात जो उसकी आनुवंशिक विशेषताएं हैं, जो उसकी बॉडी है, उसे जन्म से मिली है। अर्जित प्रवृत्तियां जो उसने वातावरण में रह करके सीखी है। जैसा हम कहते हैं कि व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है, तो यही बात वैलेंटाइन कहते हैं कि जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये हमसे पूछा गया है। डेसिल महोदय क्या कहते हैं, व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। व्यक्तित्व क्या है, व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है।
संगठित व्यवहार मतलब पूरा जो व्यवहार करता है वही उसका क्या कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। मन, ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा, ये भी मन क्या कहते हैं, व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार करने के तरीके, दृष्टिकोण, क्षमता, उसकी योग्यताएं और अभिरुचियों का एक विशिष्टतम संगठन है। बड़ी परिभाषा है मन। इसने मन में जो आया वो लिख दिया। मन में क्या आया, तरीके आए, दृष्टिकोण आए, क्षमताएं आई, योग्यताएं आई, यानी मन में तो खूब सारी चीजें आएंगी ना, तो जिसमें खूब सारी चीजें आई वही मन की जो है परिभाषा आएगी। वुडवर्थ की परिभाषा छोटी सी है, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र गुणात्मकता है। जो व्यवहार करता है ना, उस पूरे की एक समग्र गुणात्मकता को ही हम व्यक्तित्व कह सकते हैं। कैम्फ महोदय कहते हैं, व्यक्तित्व आदतों की उन व्यवस्थाओं का समन्वय है जो वातावरण के साथ व्यक्ति के विशिष्ट अभियोजन का प्रतिनिधित्व करती हैं। अभियोजन, यहाँ इसको सही लिख देते हैं, अभियोजना। व्यक्तित्व आदत है। कैम्फ क्या कहते हैं भाई, आदत से जुड़ा हुआ शब्द, आदत कहीं और नहीं आया है, कैम्फ की परिभाषा में ही है। व्यक्तित्व आदतों की उन व्यवस्थाओं का समन्वय है जो वातावरण के साथ व्यक्ति के विशिष्ट अभियोजना का प्रतिनिधित्व करता है। आइजेंक महोदय, इनकी भी परिभाषा अच्छी है। व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, चित्त प्रकृति, ज्ञान शक्ति, शरीर के गठन का करीब करीब एक स्थायी और टिकाऊ संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्ण समायोजन का निर्धारण करता है। इसने भी बहुत सारी विशेषताएं मन के जैसे ही खूब सारी लिख दी है। बोरिंग महोदय, वातावरण के साथ सामान्य और स्थायी समायोजन। बोरिंग साहब भी समायोजन की ही बात करते हैं, आइजेंक भी समायोजन की बात करते हैं, दोनों ही समायोजन की बात करते हैं। पीछे भी हमने देखा कि समायोजन का नाम आता है, तो ये तो क्लियर हो जाता है कि व्यक्तित्व वातावरण के साथ समायोजन में हमें करने में मदद करता है। आलपोर्ट भी समायोजन की बात करते हैं, आइजेंक की परिभाषा में भी समायोजन है और बोरिंग की परिभाषा में भी समायोजन शब्द का यूज किया गया है। तो यहाँ हम इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। एक दो चीज़ें छोटी छोटी मैं आपसे डिस्कस करूं, याद करना चाहें तो, जैसे जब हम बात करें ना गिलफोर्ड की, तो गिलफोर्ड में हमें ये याद रखना चाहिए, गिलफोर्ड में क्या है, गुण है और ये क्या है, गुणों का समन्वित रूप है, ये हमें याद रखना है। ठीक है। वाटसन व्यवहारवादी थे, वो कहते थे कि हम जो कुछ भी करते हैं, वाटसन कहते थे हम जो कुछ भी करते हैं वही क्या है, वही हमारा व्यक्तित्व है। और मन की बात करें तो मन ने तो खूब सारी चीजें बता दी। मन ने तो कहा कि जो भी तरीके हैं, दृष्टिकोण है, क्षमता है, योग्यता है, अभिरुचि है, वो सारी की सारी इसमें शामिल हो गई। कैम्फ अभी ऊपर हमने देखा, कैम्फ में कौन सा शब्द आया है, आदत, ये हमें याद रखना चाहिए। ये आदतों का समन्वय मानते हैं और एक आदत और अभियोजन, ये दो शब्द इसमें ही हैं, तो इसमें आप इसको वैसे याद रख सकते हैं। बोरिंग क्या कहते हैं, ये भी समायोजन कहते हैं, ये भी समायोजन की बात करते हैं, लेकिन कौन सा, स्थायी, ये भी स्थायी समायोजन की बात करते हैं। फिर हम बात करें वैलेंटाइन की। वैलेंटाइन महोदय जो था, इन्होंने क्या कहा था, प्रवृत्तियां हैं कौन सी, जन्मजात एंड अर्जित। ये किसने बात की है, ये वैलेंटाइन ने बात की है। तो मुझे उम्मीद है काफ़ी कुछ आपने यहाँ से सीख लिया होगा और याद कर पाएंगे, एक दो बार सुनेंगे वीडियो को तो भी याद हो जाएगा। अब आगे हम देखें, आगे तो बड़ी सामान्य सी चीज़ें हैं। आगे हम ये देखते हैं कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन से हैं। वैसे तो दो ही कारक होते हैं, दो कौन कौन से होते हैं, एक तो वंशानुक्रम जिससे हमें बॉडी मिली है, और एक जैसे वातावरण में वो रहता है, एक वंशानुक्रम, वातावरण, और तीसरा हमारे पास में आता है मनोवैज्ञानिक कारक। वंशानुक्रम क्या होता है, माता पिता या उसके जो भी पूर्वज हैं उनसे जो उन्हें विशेषताएं मिली हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, जो संगीत घराने हैं वो आगे से आगे ट्रेडिशन उनका चलता रहता है, वो विरासत में उनको कुछ ना कुछ तो मिलता है। वातावरण, जिसमें उसका देखिए वातावरण में क्या आ सकता है, वातावरण में उसका घर आ गया, उसका स्कूल आ गया, उसके खेल का मैदान आ गया, जो उसका समाज आ गया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं। मनोवैज्ञानिक कारक में हम क्या लेंगे, किसी भी बालक की रुचि किस में है और उसकी अभिवृत्ति क्या है और उसका एटीट्यूड क्या है, उसकी अभिक्षमता क्या है, इन सभी से मिलकर के जो है व्यक्तित्व बनता है और इन्हीं चीज़ों के द्वारा जो है व्यक्तित्व हमारा प्रभावित भी होता है।
आगे हम डिस्कस करते हैं व्यक्तित्व की विशेषताएं। यहाँ वास्तव में हम बात कर रहे हैं कि अच्छे व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। किसी व्यक्तित्व, हम ये माने कि एक व्यक्तित्व में ये चीजें होनी चाहिए। सामाजिकता का विकास, सामाजिकता का विकास हम जानते हैं कि जैसे जैसे बच्चा जब जन्म होता है तो न सामाजिक होता है न असामाजिक होता है, धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है, तो सामाजिकता का उसमें विकास होता है। और किसी व्यक्तित्व को निखारने के लिए ये होना मस्ट है, उसको थोड़ा सोशल होना पड़ेगा, लोगों से मिलना जुलना, व्यवहारिक होना समाज के अंदर, ये उसके लिए मस्ट रह जाता है दोस्तों। अच्छे गुणों का समन्वित रूप या उन गुणों का एकीकृत होना, अच्छे गुणों का समन्वित रूप या उन गुणों का एकीकृत होना ही क्या कहलाता है, व्यक्तित्व की एक अच्छी विशेषता हो सकती है। यानी किसी भी व्यक्ति के अंदर क्या होने चाहिए, अच्छे गुण होने चाहिए, सभी अच्छे गुण उसमें डाले जाने चाहिए। सभी अच्छे गुण में कौन कौन से अपने मानेंगे, शारीरिक, उसमें मानसिक अच्छे गुण होने चाहिए, सामाजिक, इन सभी गुणों का एक उचित और अच्छा समन्वय उसके अंदर होना चाहिए। अच्छा, शारीरिक विकास होना चाहिए, शरीर उसका अच्छा होना चाहिए। विकास तो कम से दिखे कैसा भी, भाई जैसा रचना हो गई वो हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन उसको बना करके मेंटेन करना हमारे हाथ में होता है। मानसिक विकास अच्छा हो तो मजबूत होना चाहिए। अगर मानसिक रूप से व्यक्ति कमजोर है तो वो पूर्ण कभी भी नहीं हो पाएगा। परिस्थिति के अनुसार समायोजन, जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार क्या कर सके, सामंजस्य या समायोजन करना उसको आना चाहिए। अच्छा व्यक्तित्व तभी होगा, अदरवाइज व्यक्ति बहुत जल्दी घबरा करके वो क्या करता है, समायोजन नहीं कर पाता है। तो एक अच्छा व्यक्तित्व होगा तो परिस्थितियां कैसे भी हों वो उनसे एडजस्टमेंट कर ही लेगा। निरंतर विकास, निरंतर विकास में क्या आएगा, व्यक्ति के विचार हैं, उसकी सामाजिक ताएं हैं, ये सभी मिलकर के उसकी निरंतरता को बनाए रखते हैं। छठा है लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्यरत। व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए, लक्ष्य निर्देशित होने चाहिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यरत उसको होना चाहिए, उसका एक लक्ष्य होना चाहिए। बिना लक्ष्य के व्यक्ति क्या करेगा, वो जो एक लक्ष्य निर्धारित करे उसको प्राप्ति के लिए कार्य करे, यही एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक दृढ़ इच्छा शक्ति उसमें होनी चाहिए। यानी ये कम से कम होना चाहिए कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया तो फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। यहाँ उस कहने का भावार्थ ये था कि व्यक्ति जब कमिटमेंट कर दे तो फिर उसको पूरा करे। हम रोजाना अलार्म लगा के सोते हैं भी कल से हम पढ़ना शुरू करेंगे, 4 बजे उठेंगे और कल से तो बस धुआंधार तरीके से लग ही जाएंगे। लेकिन सुबह 4 बजते हैं, अलार्म बजता है, तब हम देखते हैं भी आज वार कौन सा है, आज तो शुक्रवार है, चलो अपने मंडे से शुरू करेंगे, और 1 2 3 दिन अपने उसको डिले कर देते हैं। ये थी कमजोर इच्छा शक्ति। फिर सोमवार भी आ जाता है, मंडे आता है, तब हम कहते हैं यार अभी तो 27 28 तारीख है, चलो 1 तारीख से शुरू करेंगे। तो इस तरह से करते करते उससे कभी शुरू नहीं हो पाता। वो रोजाना अलार्म बजता रहता है और फिर एक दिन थक हार करके अलार्म भी बेचारा बजना बंद कर देता है। तो दृढ़ इच्छा शक्ति उसमें होना चाहिए, भी करूंगा तो मतलब करूंगा, अपना कमिटमेंट के प्रति वो संजीदा रहे, उसके बारे में वो कार्य करे कम से कम। इसके बाद में देखिएगा व्यक्ति के अंदर एक उत्तम चरित्र उसका होना चाहिए, चरित्रवान होना जरूरी है मेरे हिसाब से। ये मेरा एक पर्सनल व्यू मैं मान करके चलता हूँ कि एक व्यक्ति के अंदर चरित्रवान, जैसे अपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानते हैं हम, उनकी पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ पुरुष के रूप में उनको देखा जाता है। और एक उत्तम चरित्रवान अगर किसी व्यक्ति की बात करें, भगवान की बात करें, तो श्री राम आते हैं। यानी मानव के लिए वो एक आदर्श हैं। तो ऐसा चरित्रवान होना, हम जो भी अच्छी चीजें पढ़ते हैं, अच्छे व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं, तो सभी में हमें एक चीज कॉमन मिलती है कि उनका चरित्र, कैरेक्टर बहुत अच्छा रहा होता है। तो ये भी एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है। ये सभी व्यक्तित्व के अंदर होने चाहिए, सभी अपने व्यक्तित्व की विशेषताएं मान करके चलते हैं। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा व्यक्तित्व की संकल्पना, उसके प्रकार और उसकी विशेषताएं। कल से हम शुरू करेंगे व्यक्तित्व के प्रकार, जहां से भी 1 से 2 क्वेश्चन हमारे आते ही आते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और ढेर सारी जानकारी के साथ। तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।